हाय गुड इवनिंग, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबका प्रणाम। आइए स्टार्ट करते हैं। आज इस लेक्चर का लेक्चर नंबर 2 होगा, क्योंकि इसके पहले हमने पहला लेक्चर हमने दे दिया है। रासायनिक संयोजन के कुछ जो मूलभूत अवधारणाएं होती हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट दिया था। और आज इसके बारे में हम लोग यह जानेंगे मतलब कौन कौन से रासायनिक संयोजन के नियम होते हैं, क्योंकि हमने कल इसके बारे में कुछ डिस्कस कर चुके थे पहले लेक्चर में। तो एक तरफ से वो इंट्रोडक्शन ही था, ठीक है ना। आज हम इस यहाँ से चैप्टर हम स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि आप यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन से वो संयोजन के नियम थे और उस नियम के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। आइए, हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं कि मतलब उसके नियम कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है ना। और 5 नियम को हमने आज इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, कौन सा नियम क्या कहता है। आइए जानते हैं। बस दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है यार, आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना, कि कम से कम एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला नियम क्या है। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसके बारे में हम जानते हैं कि नियम क्या कहता है, ठीक है ना। तो यह नियम 1789, ठीक है ना, 1789 में, ठीक है ना, 1789 में जो वैज्ञानिक थे लावोजियर, ठीक है ना, लोवेजियर, ठीक है ना, इन्होंने क्या दिया, यह सिद्धांत दिया था। लोवेजियर ने इस सिद्धांत को दिया था, ठीक है ना। इस नियम के तहत, इस नियम के अनुसार, ठीक है ना। वो कौन सा नियम था, कौन से वो नियम दिए थे जिसके अनुसार मतलब क्या होता, यह बताया गया था, ठीक है ना। उस नियम को हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो जानते हैं कि कौन सा नियम था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। 1789 में लावोजियर ने क्या किया था, इस सिद्धांत को दिया था, और इस विधि नियम के अनुसार वह नियम क्या था, आइए उस नियम के बारे में हम जानते हैं। तो वह नियम यह था कि द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। विनाश किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ इसको इन्वर्टेड कॉमा में हम क्लोज कर देते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, द्रव्य को ना तो हम बना सकते हैं, यानी बनाया जा सकता है, और ना ही इसको विनाश, यानी इसको ना बिगाड़ा जा सकता है। अगर बना नहीं सकते तो हम इसको बिगाड़ भी नहीं सकते, ठीक है ना। अर्थात कुछ लाइंस और भी हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद प्राप्त उत्पाद, ठीक है ना, का कुल द्रव्यमान भाग लेने वाले भाग लेने
वाले भाग लेने वाले द्रव्यमान के, भाग लेने वाले तत्व के, भाग लेने वाले पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है ना, ये लाइन आप लोग क्लियर हो गई होगी। नहीं हुआ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर हैं। ठीक है ना, और इनका कंफ्यूज हम दूर करेंगे, आपको एक भी कंफ्यूज नहीं रहेगा। ठीक, क्योंकि सारे कंफ्यूज इस वीडियो में क्या होते हैं, क्लियर हो जाते हैं। देखिए हमने क्या इसमें लिखा, आप एक बार जरूर पढ़िए इस लाइन को, और साथ में कॉपी पेन जरूर रखिए, ताकि हमको लिखने में क्या हो, असुविधा ना हो। और हम इसको साथ में क्या करते हैं, लिखते चलें। ठीक है ना, ताकि हमें फिर दोबारा इस वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े। जब ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो फिर वीडियो को हम एक बार देख सकते हैं। आइए देखिए, सिद्धांत को दिया था, इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जा सकता और न इसको विनाश किया जा सकता। यानी बनाया भी नहीं जा सकता है, तो बिगाड़ भी नहीं दिया जा सकता। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान, अभिक्रिया कराने के समय जो तत्व मिलते हैं उसके कुल जो द्रव्यमान होते हैं, भाग लेने वाले पदार्थ के द्रव्यमान के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी तक कुछ समझ में नहीं है, 50% समझ में आया। अब हम इसको एग्जाम्पल देंगे तो आप लोगों को पूरा 100% समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसा हमने एक तत्व ले लिया H2 + O2। अब यह दोनों एक अलग अलग तत्व हैं। ठीक है ना, अब इन दोनों का हम जब संयोग कराएंगे तो क्या हमको मिलेगा, एक जल का उत्पाद होता है, यानी H2O। ठीक है ना, क्या बनेगा, जल बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर यह दिखाना चाहते हैं कि क्या इसका द्रव्यमान सेम है और इसका द्रव्यमान सेम है कि अलग है। इसी चीज को हमने इस द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि क्या जो अभिकारक होते हैं वह तत्वों के द्रव्यमान क्या अलग होते हैं, या जो उत्पाद होते हैं क्या उनके द्रव्यमान अलग होते हैं। तो यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि नहीं, ये दोनों इक्वल होते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, इंटू में कितना 2 है, प्लस यह में O कितना है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, और इंटू में कितना है 2 है। यहाँ पर 2 एकम 2 प्लस 8 दूनी का 16, कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए H कितना 1 है, इंटू में कितना 2 है, और प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पर 2 प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 लिख देंगे। अब आप लोग खुद देखिए और समझिए कि जो द्रव्यमान संरक्षण इधर नियम, जो द्रव्यमान इधर मिला तत्व का, वही द्रव्यमान इस उत्पाद का भी मिला। तो आप खुद बताइए क्या इन दोनों में कुछ फर्क है, नहीं फर्क है, क्योंकि जो द्रव्यमान इधर मिला वही द्रव्यमान इधर, इन दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 18 = 18, इन दोनों क्या है, इक्वल है। तो यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जो अभिकारक तत्व होते हैं उनका द्रव्यमान और जो उत्पाद नए बने हैं उनका द्रव्यमान दोनों इक्वल होता है। आई होप यह पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, तो आइए हम बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक के तरफ। अगला टॉपिक हम देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, 2 नंबर, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। आइए देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है। (1754) जोसेफ प्राउस्ट ने बताया था। किसने बताया था, जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है ना, जोसेफ प्राउस्ट ने इस सिद्धांत को क्या किया था, बताया था। किस सिद्धांत को, स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, इस नियम को बताया था। ठीक है ना, आइए देखते हैं उसने क्या बताया था। किसी
किसी यौगिक के तत्व का निश्चित, किसी यौगिक के उसके तत्वों का निश्चित अनुपात होता है, निश्चित अनुपात होता है, चाहे वो किसी भी स्रोत से, चाहे किसी भी स्रोत या विधि से, किसी विधि से या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया, ठीक है ना। इस लाइन को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। जो स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि 1754 में जोसेफ प्रॉस्ट ने इसको, इस सिद्धांत को दिया था, ठीक है ना। उसने क्या कहा, किसी भी यौगिक यानी कोई भी यौगिक के उसके तत्व का निश्चित एक क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है ना। निश्चित क्या होता है, अनुपात होता है, चाहे वो किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया, कोई भी विधि हो, छोटा बड़ा जैसा भी विधि हो या कोई भी स्रोत हो, अगर किसी भी विधि या स्रोत से लाया गया हो, अगर यदि उसका एक क्या होता है, स्थिर अनुपात होता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कैसे स्थिर अनुपात होता है। आप लोग भी साथ में बने रहे और देखिए, ठीक है ना। जैसे में हम एक तत्व लेते हैं, ठीक है ना। यह यौगिक है, ठीक है ना, H2O, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, H2O जल है, ठीक है ना। इस तत्व का जो यौगिक होता है अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे H कितना 1 और ये इंटू में कितना 2 प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह 18 हो जाएगा। तो हम इसको कटाएंगे कैसे, क्योंकि इसका हमको अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 एकम 2, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड में कर लेते हैं। तो ये कितना है, 8 है, ठीक है ना। इसका हम परमाणु क्रमांक कितना निकालेंगे, 8 है। और इसका जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 16/8 लिखेंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक है और ये परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, 16/8 लिखेंगे। तब ये कितना बार में कटेगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी का 16, यानी जो इसका अनुपात हमको मिलता है 1:2 मिलेगा। क्लियर। अब एक और लेते हैं, ताकि अब जो नेक्स्ट जो यौगिक लेते हैं, अब H2SO4 लेते हैं, उसका देखते हैं, H2SO4, ठीक है ना। अब इसको हम देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम कितना होता है, 32, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 32। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ठीक है ना। तो 32 में अगर यदि 4 से यानी 16, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 परमाणु द्रव्यमान, और 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 4, कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, यानी 2 प्लस 32 प्लस 64, ठीक है ना। तो अभी कितना बार में कट जाएगा, इसको अब देखते हैं कटा करके। इसका अनुपात जो होगा वह कितना, 1:16 और क्या हो जाएगा, 1:16 और 32 होता है। 1:16 अनुपात और 32 होगा, ठीक है ना। इस चीज का देखिए, ठीक, क्योंकि 32 16 दूना कितना होता है, 16 दूना का 32, ठीक है ना। 16 का हम 16, 16 में 32 और 16 चौका क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इसका जो अनुपात हमको मिलेगा क्या, 1:16 यानी 32 मिलता है, ठीक है ना। आइए इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं, NH3 ले लेते हैं, एक NH3, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन कितना होता है, इसके बारे में देखें। नाइट्रोजन कितना होता है, 14, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 7 होता है, और ये अनुपात कितना होता है, ये 3 का है, ठीक है ना। यानी हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो 1 इंटू 3 होगा तो 3 ही होगा, तो वही 14:3, यानी 3 अनुपात हम क्या लिख सकते हैं, 14,
3:14। तो ये हमारा क्या है, इसमें हम 3 एग्जाम्पल दिए हैं। तीनों क्या एक यौगिक है, ये भी एक यौगिक, ये भी एक यौगिक है और ये भी एक क्या है, यौगिक है। तीनों का हमने क्या देखा, जो इसमें क्या तत्वों का निश्चित एक अनुपात होता है, इनमें क्या निश्चित अनुपात है। कोई भी इसको हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं, हम चाह कर भी इन्हें क्या कर सकते, इधर उधर हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका क्या है, एक निश्चित अनुपात है। तो इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मतलब अगला पॉइंट्स क्या कहता है, अगला पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है वो है गुणित अनुपात का नियम। ठीक है ना। नेक्स्ट जो होगा 3 नंबर, गुणित अनुपात का नियम। देखते हैं कि 3 नंबर में गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, किस चीज को दर्शाता है। हमने 2 सीख लिया, एक द्रव्यमान संचरण का नियम और एक स्थिर अनुपात का नियम। अब देखते हैं गुणित अनुपात क्या कहता है, गुणित अनुपात किसे कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो तत्व, इसका डिफिनेशन पर लिखते हैं, इस नियम के अनुसार दो तत्व संयोग करके, दो तत्व संयोग करके, दो या दो से अधिक करके, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व भिन्न भिन्न बनाते हैं, तो एक तत्व भिन्न भिन्न तथा दूसरे तत्व, एक तत्व भिन्न भिन्न तथा दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तथा दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है। ठीक है ना। तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्या करती है, संयोग करती है। हमने इस लाइन में क्या लिखा, गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है। देखिए, इस नियम के अनुसार दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व भिन्न भिन्न तथा दूसरे तत्व के निश्चित अनुपात से क्या करते हैं, संयोग करते हैं। जैसे इसको समझा जाए, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, कार्बन को लेते हैं, ठीक ना, C+O। अब यहाँ पर जो बनेगा ये कई बन सकता है, इसको मिलाएंगे तो पहले क्या होगा, CO बनेगा, दूसरा बनाते हैं तो CO2 बनता है। ठीक है ना। कितना बना, इसमें 2 बना। तो उसमें क्या कहा कि दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। जैसे पहला यौगिक ये हो गया और दूसरा यौगिक ये हो गया। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि समझ में आएगा। 2 नंबर जो हम लेते हैं यानी B नंबर, वो हमारा होगा SO, S+O। अब ये क्या बनाएगा, SO बना सकता है, ठीक है ना, SO4 बना सकता है, SO4 बना सकता है, ठीक है ना, या SO2 भी बना सकता है। यहाँ पर SO2 लिख सकते हैं क्योंकि इसके पास 2 है। अब यहाँ पर जो बनाएगा SO3 भी बना सकता है, SO3। ये कितने बनाए, 3 बनाए। अब थोड़ा सा इनके द्रव्यमान के तरफ भी नजर डाल लेते हैं, ताकि अगर
द्रव्यमान की तरफ नजर नहीं डालेंगे तो फिर हो सकता है कहीं आगे चलकर उसके लिए हमको चुकना पड़े, तो हमें चुकना नहीं है। द्रव्यमान क्या कहता है, देखिए कार्बन कितना होता है, कार्बन के बारे में समझते हैं। C/0 ये कितना है 12, ये कितना है 16 है, ठीक है ना। अब ये समझ में आया, कार्बन कितना 12 और ऑक्सीजन कितना 16। उसी तरह इन दोनों का क्या है, एक निश्चित अनुपात में, एक तो निश्चित रहता है इधर हो या इधर, कोई एक निश्चित अनुपात में रहता है जो संयोग करता है। इधर हम एसओ को देख लेते हैं, ठीक है ना। अब एसओ को हम देखते हैं तो एसओ का कितना होता है उसके बारे में देखिए। एसओ का भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना, या SOO2 का भी ले सकते हैं, या फिर SO3 को भी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इन तीनों में हम क्या कर सकते हैं, तीनों का अगर द्रव्यमान लेते हैं तो तीनों में क्या होगा, इसी तरह के एक निश्चित अनुपात होगा और एक क्या हो जाएगा, एक अलग होगा। यानी दो तत्वों से क्या करेंगे, अलग मिल करके ये बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज था क्या, हमारा गुणित अनुपात का नियम कहता है। और ये गुणित अनुपात का नियम के एक को हमने क्या क्या विस्तार से आप लोगों को समझा दिया। ठीक इसी प्रकार एक भी इनको क्या करेंगे, इनका अनुपात हम निकाल कर और इनको हम द्रव्यमान संरक्षण को दिखा सकते हैं। आई होप के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि हम भी जान सके क्या दिक्कत है, उसको फिर से बताया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट्स क्या कहता है, 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिया, आप लोग याद रखिएगा, एक पॉइंट्स और पर देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है गैसुले का नियम, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर आपको क्या कह रहा है, गैसुले का नंबर, गैसुले का नियम।